हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन कंप्लीट हो चुका था, तो बढ़ते हैं आगे। लैंगिक जनन बात करते हैं। लैंगिक जनन होता क्या है, किसे कहेंगे लैंगिक जनन? जो अलैंगिक जनन था उसके अंदर तो केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। जो अपना लैंगिक जनन है इसके अंदर दो जनक भाग लेंगे और दोनों ही जनक अलग अलग होंगे। एक तो स्त्रीलिंग होगा और एक पुल्लिंग होगा, ठीक है। कैसे परिभाषा बनेगी? ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और युग्मकों का संलयन व समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और युग्मकों का संलयन यानी निषेचन वे समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। दो जनक दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। एक तो स्त्रीलिंग होगा और एक पुल्लिंग होगा, ठीक है। युग्मकों का संलयन क्या बोलते हैं? निषेचन, ठीक है। निषेचन किसे कहेंगे? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के केंद्रक मिलते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोनों प्रकार के विभाजन होंगे, समसूत्री भी होगा और अर्धसूत्री भी। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल कौन सा विभाजन होता? समसूत्री विभाजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात करनी है अपन को पादपों में अलैंगिक जनन की, ठीक है। तो पादप होते हैं, उनके अंदर जो जनन होता है उसके लिए एक विशेष अंग होता है, कौन सा? पुष्प के अंदर ही जनन की क्रिया हो गई, ठीक है। जो पादप होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के भाग होते हैं। पादपों में दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो होता है कायिक भाग, ठीक है। दूसरा भाग होता है जननिक भाग, ठीक है। कायिक भाग में कौन कौन से भाग आएंगे पादप के? एक तो होता है जड़, तना और पत्ती, ठीक है। जो जननिक भाग होगा, जो जनन में भाग लेगा, वो होता है पुष्प, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो पादप होते हैं उनके अंदर जो उनकी शारीरिक संरचना होती है, दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो होता है कायिक भाग, दूसरा होता है जननिक भाग। कायिक भाग में जड़, तना और पत्ती, ठीक है। जननिक भाग में कौन सा भाग? पुष्प आता है, ठीक है। पुष्प के अंदर ही युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, चाहे नर युग्मक हो या फिर मादा युग्मक, ठीक है। जो पुष्प द्विलिंगी होगा उसके अंदर तो दोनों ही बनेंगे, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, ठीक है। और जो पुष्प केवल एक लिंगी होगा, देखिए पुष्पों के प्रकार की बात करें अपन तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्विलिंगी,
ठीक है, इसको अपन और बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी। ठीक है, दूसरे होते हैं अपने एकलिंगी। नाम से ही पता चल रहा है आपको, जैसे द्विलिंगी है, दोनों लिंग उपस्थित हैं, नर लिंग भी उपस्थित होगा और मादा लिंग भी उपस्थित होगा। एक लिंगी है, एक लिंग उपस्थित होगा, एक युग्मक उपस्थित होगा, या तो नर होगा या फिर मादा होगा। बात कर रहे थे अपन पुष्प में युग्मकों का निर्माण। जो द्विलिंगी पुष्प होगा उसके अंदर तो दोनों का ही निर्माण होगा, क्योंकि दोनों जनांग उसमें उपस्थित हैं, पुमंग भी और जयांग भी। ठीक है, एकलिंगी है, जौन से प्रकार का वो होगा, अगर नरलिंगी है तो नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा लिंगी है तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पादप होते हैं उनके अंदर पुष्प की संरचना, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। इसका मतलब क्या होता है? रूपांतरित, परिवर्तित होता है एक रूप से दूसरे रूप में। प्ररोह किसको बोलते हैं? तने को। किसको बोलते हैं? तने को। ठीक है, जब भ्रूण और बीज से नए पादप का विकास होता है तो उस स्थिति में बीज के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रांकुर, प्रांकुर, और एक होता है मूलांकुर। ठीक है, जो प्रांकुर वाला भाग होता है इससे तो होता है तने का निर्माण, तने का निर्माण। ठीक है, और जो मूलांकुर वाला भाग होता है इससे होता है मूल या जड़ का निर्माण। आपसे पूछे कोई तने का निर्माण कौन से भाग से, तो कौन से वाले भाग से? प्रांकुर से। ठीक है, मूल का निर्माण कौन से भाग से, तो कौन से भाग से? मूलांकुर से। ठीक है, तो जैसे नए पादप का विकास होता है तो तने का विकास होगा। तने पर क्या बनेंगे? फिर शाखाएं बनेंगी, टहनियाँ बोलते हैं जिनको। ठीक है, उन शाखाओं से लास्ट में चल के किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है, जिसमें लैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। जो तना है, प्ररोह है, उसका ही रूपांतरित रूप है एक पुष्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पुष्प एक क्या हो गया? रूपांतरित प्ररोह हो गया। यह पादप का जननांग होता है। इसकी संरचना में यह जिस भाग से पादप की शाखा या टहनी से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। इसकी संरचना में अंडाशय के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जो पुष्प के अंगों को धारण करने का कार्य करता है। उसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक है,
तो जो पुष्प होता है वो जिस संरचना से पादप की किसी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे अपन? पुष्प वृंत। ठीक है। और पुष्प की संरचना में जो अंडाशय के नीचे एक फूला हुआ भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ठीक है। या फिर आपसे पूछे कोई पुष्पासन क्या होता है, तो पुष्प के अंगों को जो भाग धारण करता है उसे क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। ठीक है। चित्र बनाएंगे आगे। देखिए इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर ये वाला जो भाग है ऊपर, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। ठीक है। आगे इसमें नीचे इस तरह से संरचनाएं निकली हुई मिलेंगी आपको, इस तरह से। ऐसे। ठीक। जो लास्ट वाला ये भाग है ये किसी शाखा या टहनी से जुड़ा हुआ होगा, तो अभी आपको बताया है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। ठीक है। इसके ऊपर ये जो फूला हुआ भाग है ये, इसको बोलेंगे पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ठीक है। इसके बाद में ये वाली जो संरचनाएं हैं त्रिभुजाकार दिखाई दे रही हैं आपको, इनको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है। ये मिलकर बनाते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है। इसके बाद में ये जो ऊपर संरचना है इनको बोलते हैं दल। क्या बोलेंगे? दल। और दल मिलकर क्या बनाते हैं? दल पुंज। ठीक है। आपसे पूछे कोई दल पुंज किससे मिलकर बना होता है, तो किन से बना होगा? दलों से। आपसे पूछे कोई बाह्य दल पुंज किन से मिलकर बना होता है, तो किससे? बाह्य दल से। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये होता है परागकोश। ठीक है। ये जो हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं योजी। ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। आगे आपको एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसके अंदर इस तरह से संरचना मिलेगी आपको, ऐसे। ठीक है। इसमें अंदर बीज लगे होते हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये जो संरचनाएं हैं इनको तो बोलते हैं बीजांड। ठीक। इसके अंदर जो ये संरचनाएं हैं इनको बोलेंगे बीज। ठीक है। दोबारा से देखो एक बार, ऊपर वाली ये जो संरचनाएं हैं इस तरह से वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका। ठीक है। इसके बाद में अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या क्या उपस्थित? बीजांड और बीज। ठीक है। इधर से ये संरचना, ऊपर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है पालियों के रूप में, इनको बोलते हैं परागकोश। ठीक है। परागकोश जहाँ से जुड़े हुए हैं इस भाग को बोलते हैं योजी। ठीक है। इसके बाद में ये जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो परागकोशों को किससे जोड़े रखती है? पुष्प से। ठीक है। उसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। ये धागे नुमा जो संरचना है। तो आगे बढ़ते हैं, जो पुष्प की संरचना होती है उसके अंदर
मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो होता है आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, ठीक है। दूसरा होता है सहायक चक्र, ठीक है। आवश्यक चक्रों को क्या बोलते हैं और जनन चक्र बोलते हैं इसको, ठीक। परागकोश, योजी और पूतंतु, ये तीनों मिलकर बनाते हैं नर जननांग पुमंग, ठीक है। पुष्प का जो पुमंग वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? नर जननांग, नर जननांग, ठीक है। पुमंग का निर्माण किन से? पुंकेसरों से, ठीक। और एक पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होंगे, परागकोश, योजी और पूतंतु, ठीक है। इनसे मिलकर तो क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। और पुंकेसरों से मिलकर क्या बनेगा? पुमंग बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? नरजननांग, ठीक है। इधर देखिए, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मादा जननांग। मादा जननांग, ठीक है। मादा जननांग किसको बोलते हैं? जयांग को। उसी तरह से इसकी जो एकलक इकाई होगी, जो जयांग का निर्माण होगा स्त्री केसरों से, स्त्री केसर। स्त्री केसर को और अपन बोलते हैं अंडप, ठीक। तो जयांग का निर्माण किन से मिलकर होगा? स्त्री केसर से। स्त्री केसर और क्या बोलते हैं स्त्री केसर को? अंडप, ठीक है। एक स्त्री केसर के अंदर कौन कौन से भाग होंगे? एक तो होगा वर्तिका, दूसरा होगा वर्तिकाग्र, दूसरा होगा वर्तिका और तीसरा होगा अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या क्या उपस्थित होगा? एक तो बीजांड उपस्थित होगा और एक बीज उपस्थित होगा, ठीक है। हाँ, तो कितने प्रकार के चक्र बताए आपको? 2 प्रकार के। पुष्प, ठीक है। एक तो सहायक चक्र, दूसरा आवश्यक चक्र, इसको जनन चक्र बोलते हैं, ठीक। जो सहायक चक्र होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य दलपुंज, ठीक। दूसरा भाग होता है दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज मिलकर बने होते हैं बाह्य दलों से, या फिर इसको बोल सकते हैं एकलक इकाई क्या होगी इसकी? बाह्य दल, ठीक। उसी तरह से दलपुंज की बात करें, इसका जो एकलक इकाई होगी दल, क्या होंगे? दल, ठीक है। आवश्यक चक्र में आपको भी बताएं 2 भाग। एक तो होता है पुमंग, ठीक। दूसरा जयांग। पुमंग किससे मिलकर बनेगा? पुंकेसरों से, पुंकेसर, ठीक है। और जो पुंकेसर होगा इसके अंदर 3 भाग होंगे। एक तो परागकोश, एक होगा पूतंतु और एक होगा योजी, ठीक है। उसी तरह से जो जायांग है ये जो मिलकर बनेगी स्त्री केसर से, स्त्री केसर। स्त्री केसर को और अपन बोलते हैं अंडप, ठीक। स्त्री केसर के भी कितने भाग? 3 भाग होंगे मुख्य रूप से। एक तो वर्तिकाग्र, ठीक।
और एक होता है वर्तिका, ठीक है। तीसरा भाग होता है अंडाशय। तो जो पुष्प होता है उसके अंदर दो प्रकार के चक्र होंगे, एक तो सहायक चक्र होगा और दूसरा आवश्यक चक्र होगा, ठीक है। सहायक चक्र पुष्प की सुरक्षा का कार्य करता है। जो सहायक चक्र होता है दो भाग होते हैं उसके अंदर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है। दूसरा जो चक्र होता है आवश्यक चक्र होता है, इसको अपन बोलते हैं जनन चक्र। आवश्यक चक्र में दो भाग होते हैं, पुमंग और दूसरा जयांग, ठीक है। पुमंग पुष्प का कौन सा जननांग होता है? नर जननांग, ठीक है। जयांग पुष्प का कौन सा जननांग होता है? मादा जननांग। पुमंग किन से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग, परागकोश, पूतंतु और योजी, ठीक है। जयांग किन से मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से। स्त्री केसर को और क्या बोलते हैं? अंडक, ठीक है। स्त्री केसर में भी कितने भाग मुख्य रूप से? 3 भाग। एक तो होता है वर्तिकाग्र और एक होता है वर्तिका और तीसरा भाग अंडाशय, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।